हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में केई को पता चलता है कि उसी के सीक्रेट कैमरा से बनाई हुई वीडियो जो कि जिरान और चिंग की थी वो वायरल हो गई है, जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को यही कही जा रही थी कि वो मम्मी बनने वाली है, इसलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं। उधर प्रेसिडेंट मैंग को भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअली ये सारा ब्रीच एक सिक्योरिटी गार्ड ने किया है और अब वो भाग चुका है। अब केई जैसे ही घर पहुंचती हैं तो वो यही वीडियो देख रही थी कि ज़ेनजून इस लड़की को देखते ही पहचान जाता है। कहता है कि उस रात जब मैं उस घर पर पहुंचा था तुम्हारे पीछे, तो इस लड़की को मैंने इसके मैनेजर के साथ देखा था जो कि इसके कमरे में जा रहा था। अब केई को शक होने लगता है कि शायद इसका मैनेजर ही इस सब में मिला हुआ होगा। अब वही वीडियो मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी और हर कोई जिरान के साथ साथ केई को भी बुरा भला कह रहा था, क्योंकि सबका कहना था कि केई ने ये वीडियो बनाई है और उसी ने ही ये किसी को बेच के वायरल करा दी है। प्रेसिडेंट मैंग को पता था कि ये वीडियो केई ने लीक नहीं की, तो वो केजी को कहती है थोड़े दिनों तुम मीडिया से दूर रहो और कुछ दिन आराम करो, छुट्टी पर रहो। उधर पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं उसे चिंग के रूम से कुछ सस्पिशियस फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे जो कि किसी से भी मैच नहीं होते थे और यहाँ पर उसे शक होने लगता कि उसने केई के साथ उस दिन एक लड़के को देखा था जो वहाँ से जा रहा था। उन्हें केई पर ही शक होने लगता है। अब वो खामोशी से केई का पीछा कर रहे होते कि यहाँ पर एक लड़की केई को घेर लेती है। उसके साथ बहुत सारे गुंडे भी थे जो कि एक्चुअली मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स थे। लड़की ईरान की फैन थी और वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हमारे आइडल को बदनाम कर रही हो, तुमने ही उसकी वीडियो लीक कराई है। अब वो लोग जैसे ही केई पर हमला करते हैं वहाँ पर ज़ेनजून पहुँच जाता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। उन सारों को इतना मारता है कि बाकी सबके साथ साथ ऑफिसर भी उसकी स्किल्स देखकर हैरान रह गया था। केजी को पैर पर चोट लगी थी तो यहाँ पर ज़ेनजून उसे उठा लेता है और कैरी करके ले जाने लगता है। वो उसे रोकती है तो बोलता है कि देखो हम दोनों का सरनेम ज़ैन है, इसलिए हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। अब ऑफिसर पीछे से आता है और उसे स्टिक को उठा लेता है ताकि वो ज़ेनजून के फिंगरप्रिंट्स कमरे के फिंगरप्रिंट्स से मैच कर सके। घर पहुंचकर ज़ेनजून केई से कहता है कि तुम सबके सामने बहुत स्ट्रांग और बहुत स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश करती हो, लेकिन एक्चुअली तुम एक जेंटल लड़की हो और दिन से बहुत काइंड हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, इसलिए तुम्हें मेरे सामने स्टिफ और स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, तुम जेंटल रह सकती हो। यहाँ पर शायद उसे किसी करने वाला था कि ऊपर से फेफे आ जाती है और उन दोनों का ये सीन बर्बाद कर देती है। वो तो जिरान बहुत ज्यादा परेशान था और ड्रंक था। उसकी दीदी उसके पास आती है और उससे कहती है कि देखो तुम मीडिया के सामने जाओ और अपनी एक स्टेटमेंट दो जिसमें तुम चिंग को बुरा नहीं कहोगे और सिर्फ इसी तरह से उसकी तारीफ करके उसे अपना प्यार जता के ही तुम मीडिया में अपना इमेज संवार सकते हो। उधर ज़ेनजून आज दोनों गर्ल्स के साथ बैठकर हॉट पॉट खा रहा था, लेकिन उसे ये खाना कभी नहीं खाना आता था। वो उसे सिखाती है और वो काफी एंजॉय करता है डिनर करते समय। यहाँ पर केई को यादें आने लगती है कि वो अपने मम्मी डैडी के साथ इसी तरह हॉट पॉट एंजॉय किया करती थी। इतने में वो लोग देखते हैं तो जिरान एक शो पर पहुंचा हुआ होता है जहाँ पर वो बार बार चिंग की तारीफें कर रहा था और यही कह रहा था कि अगर वो एक दफा लौट के आ जाए तो मैं अपना प्यार लिए उसका वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली ईरान ये सारा कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी दीदी ने कहा था कि अपनी कंपनी की रेपुटेशन संभालने के लिए ये सारा कुछ करना बहुत जरूरी है। जबकि उधर फेफे को तो शक यही हो रहा था कि शायद चिंग जानबूझकर ही वहां से मिसिंग हो गई है और अब उसी ने कहीं न कहीं से वीडियो लीक कराई है ताकि वो जिरान की रेपुटेशन को खराब कर सके। वो उसे रिजेक्ट करके चला गया था तो शायद वही उसका बदला ले रही है। लेकिन यहाँ ज़ेन का कहना था कि मैंने उसके मैनेजर लिंग को भी तो वहाँ पर जाते हुए देखा था, हम क्यों ना ये सब कुछ पुलिस को बता दे। लेकिन केजी का कहना था कि तुम पुलिस के मामले से दूर ही रहो, ना तो तुम्हारे पास कोई आईडी कार्ड है, तुम अपनी बात कैसे प्रूफ करोगे और तब मुश्किल में फंस जाओगे। उधर केई के बारे में सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा बकवास कर रहे थे। उन्होंने उसका सारा बायोडाटा भी निकलवा कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था। एक्चुअली उसके मम्मी डैडी की एक एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और वो सारे यही कहते थे कि केई ने जानबूझकर उनको मारा है क्योंकि वो उनके इंश्योरेंस के पैसे हासिल करना चाहती थी। फेफे भी लोगों को गॉसिप्स करते हुए सुन रही होती है और उनसे लड़ती भी है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को अच्छे से जानती थी। उधर केई भी ये सारी न्यूज देखकर बहुत दुखी हो जाती है। ज़ेन उसके पास आता है तो वो उसको बताती है कि मैं अपने मम्मी डैडी को बहुत मिस करती हूँ और मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर सकी कि मैं ड्राइव कर रही थी जब मेरे मम्मी डैडी की डेथ हुई है। यहाँ पर ज़ेन उसका मूड चीयर अप करता है
और अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़कर शपथ लेता है कि मैं और तुम एक ही जैन फैमिली से हैं, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। जैन इतना प्योर था अपने इमोशंस को लेकर कि कहीं ना कहीं वो केई के दिल में दिन ब दिन जगह बनाता जा रहा था। और आज फिर से वो केई का मूड बहुत अच्छा कर देता है। अब नेक्स्ट डे जैन केई को अपने साथ लेकर जाता है उसके मम्मी डैडी की ग्रेव पर। वो बस ये चाहता था कि किसी तरह से केई का मूड अच्छा कर दे। यहाँ पर उनकी ग्रेव पर एक जगह का नाम लिखा हुआ था, तो जैन कहता है कि ये जगह ये तो बिल्कुल वही है जो कि मेरी डायनास्टी में होती थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे फॉरफादर्स आपस में लिंक करते हैं और हमारा सरनेम भी सेम है। यहाँ पर वो फिर से अपनी तलवार को पकड़कर शपथ लेता है उसकी मम्मी डैडी के सामने कि मैं आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा। और जैन को यही लगता था कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे एंसेस्टर्स में से हूँ, इसलिए जो भी ऑर्डर मैं करूँ तुम्हें फॉलो करना होगा और अपने कबीले का प्रेस होने की वजह से मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। उधर पुलिस को पता चलता है कि वो जैन के ही फिंगरप्रिंट थे जो कि चिंग के कमरे से मिले हैं। अब वो फैसला करते हैं कि हमें जैन को भी इन्वेस्टिगेट करना होगा। उधर केई आज सारी बात सुनाती है कि किस तरह से वो उस दिन अपने मम्मी डैडी के साथ जा रही थी। गलती तो सामने से आने वाले ट्रक ड्राइवर की थी, लेकिन फिर भी वो आज तक खुद को ही दोष देती है उस एक्सीडेंट के लिए। यहाँ पर वो ये सब कुछ याद करते हुए बहुत दुखी हो जाती है और जैन को हक कर लेती है। वो भी उसे तसल्ली देता है और फिर उससे कहता है कि पता है मैं अब तक जितनी भी लेडीज से मिला हूँ तुम उनमें से सबसे आउटस्टैंडिंग गर्ल हो। तुम काइंड हार्टेड भी हो और बहुत स्ट्रांग भी, तुम हर चीज का मुकाबला कर सकती हो। क्या ये कहती है ऑफ कोर्स वो तो मैं होंगी ही सही, क्योंकि मेरे डैड ने बताया था कि हमारे फोर फादर्स में से 2 एम्प्रेस भी रह चुकी हैं और मैं शायद उन्हीं की तरह की हूँ। अब ये सुनते ही जैन उसे हक कर लेता है और कहता है कि फिर तो यकीनन तुम मेरे एल्डर ब्रदर की फैमिली में से हो, उन्हीं की डिसेंडेंट हो, क्योंकि उसकी फैमिली में भी 2 एम्प्रेस थी, तभी तो तुम्हारी शक्ल भी इतनी मिलती है मेरे एल्डर ब्रदर से। अब वो घर जाकर ये सारा कुछ इंटरनेट पर भी कंफर्म करते हैं और सब कुछ वैसा ही निकला था जैसा जैन ने कहा था। उसका हाथ पकड़ कर कहता कि देखो तुम्हारी भी कोई फैमिली नहीं और मेरी भी नहीं है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ दे और जैन फैमिली को एक्सपैंड करे और फिर से ग्लोरियस बनाए। अब फैमिली एक्सपैंड करने की बात सुनकर केई के माइंड में बहुत कुछ आने लगता है और वो एकदम हॉट फील करती है और कहती है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ ठंडी हवा लेने के लिए। अब बाहर भी हर जगह उसे लव बर्ड्स दिखाई दे रहे थे और उसे बार बार जैन का ही ख्याल आ रहा था। जैन भी उसका पीछा करने घर से बाहर निकला हुआ था। वो जैसे ही वापस आता है तो देखते हैं ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चिंग के रूम से मिले हैं, शायद उसके मिसिंग होने में कहीं न कहीं तुम्हारे पास भी कोई क्लूज हैं। और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहते थे, लेकिन जैन को पता था कि उसका कोई आईडी कार्ड नहीं है। वो एकदम डर जाता है और पुलिस वालों पर हमला कर देता है, लेकिन ऑफिसर के पास शॉक गन थी जिसके थ्रू वो उसे 1 मिनट में बेहोश कर देता है। अब केई ने भी ये सब देख लिया था। वो फौरन से घर जाती है और प्लानिंग करने लगती है कि वो कैसे पुलिस से जैन को छुड़ाएगी। इतने में वो उसके कमरे में जाती है उसके स्वॉर्ड छुपाने के लिए, तो वहाँ पर उसे एक लाइटर मिलता है। ये एक्चुअली ईरान का लाइटर था जिसमें उसने रिकॉर्डर लगाया हुआ था। हाँ, वहाँ पर जैन पुलिस वालों को यही बता रहा होता है कि मैं 1000 ईयर्स से भी पहले पैदा हुआ था, मैं एक प्रिंस हूँ और अपने कबीले का सरदार भी। अब पुलिस वालों का तो सर ही चकरा जाता है क्योंकि लाई डिटेक्टर पर वो ये सारा कुछ सच बोल रहा था। वो लोग एक साइकेट्रिस्ट को बुलाते हैं और उसके बाद उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअली चिंग मिल चुकी है और वो हॉस्पिटल में है। अब फौरन से केई भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहीं पर ही प्रेसिडेंट मेंग और ईरान भी आते हैं। ईरान को यहाँ चिंग के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करना पड़ता है क्योंकि वो अपना इमेज सीधा करना चाहता था। वो पुलिस को यही बताती है कि एक्चुअली मेरी सारी बातें मेरी मैनेजर ने सुन ली थी और मेरे मैनेजर ने ही मुझे किडनैप किया था क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो ये बात लीक कर देगा और जब उसने मुझे किडनैप किया था तो वहाँ एक्सीडेंटली वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया था हमारे बीच लड़ाई के दौरान और इसी वजह से अब उसकी डेथ भी हो चुकी है। उधर केई पुलिस ऑफिसर से कहती है कि अब तो चिंग वापस आ गई है, तो प्लीज आप लोग जैन को छोड़ क्यों नहीं देते। एक्चुअली जैन और केही ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया हुआ था कि वो दुनिया को यही बताएंगे कि वो दोनों आपस में रिलेटिव हैं और जैसा कि असल में भी उनको लगता था कि जैन उसका एंसेस्टर है, तो वो यही बोलेगी कि वो मेरा लिटिल ग्रेट अंकल है। वो पुलिस को भी यही बताती है। वो कहते हैं ठीक है, उसके आईडी कार्ड्स ले आओ और उसे छुड़ा के ले जाओ।
यहाँ पर केई वही रिकॉर्डर वाला लाइटर प्रेसिडेंट मैंग को दे देती है, जबकि केई पुलिस स्टेशन जाकर सारों को यही बताती है कि एक्चुअली मेरे लिटिल ग्रेट अंकल को बचपन में भेड़िए लेकर चले गए थे और फिर बहुत सालों बाद मेरे दादाजी हंटिंग करने गए थे तो ये दोबारा से उनको मिल गया, इसलिए इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब पुलिस ऑफिसर्स ये सुनकर बहुत हंसते और उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि लगता है तुम सारे ज़हनी मरीज एक ही फैमिली में पैदा हुए हो, तुम्हारा अंकल भी ऐसा है और तुम भी। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ मिस्टीरियस होता है और अचानक से ज़ेन जून का रिकॉर्ड उनके डेटाबेस में मिल जाता है, जो कि पहले बिल्कुल मिसिंग था। अब इसी बात को लेकर केई और ज़ेन दोनों हैरान थे कि अचानक से उसका रिकॉर्ड कैसे आ गया, जबकि वो तो एंशिएंट टाइम से आया है। यहाँ पर ज़ेन केई को बताता है कि वो लाइटर इस तरह से मेरे कमरे में पहुंचा था कि हिरान की पॉकेट से वो गिर गया था और गलती से उसने उठा लिया था। उसे तो मालूम भी नहीं था कि इसमें कोई रिकॉर्डर लगा हुआ है। यहाँ पर ज़ेन एक कैट को पेड़ पर फंसे हुए देखता है तो वो फौरन से फ्लाई करता हो जाता से रेस्क्यू कर लाता है। यहाँ पर केई उसे समझाता, क्या से तुम अपने सुपर पावर्स और अपना फ्लाई करने का टैलेंट मेरे अलावा किसी के सामने नहीं दिखाओगे, वरना लोग तुम्हें पकड़ लेंगे और एलियन समझकर तुम पर रिसर्च करने लगेंगे। अब उसके बाद वो लोग घर जाते हैं और डिनर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ज़ेन केई की हेल्प तो बहुत करना चाहता था, लेकिन उसे घर के काम बिल्कुल नहीं आते थे। यहाँ पर वो उसे सिखाती है कि किस तरह से अच्छे से वेजिटेबल्स को धोते हैं। अब इसी बीच उन दोनों के हाथ टकराते हैं और ज़ेन हिम्मत करता है, फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।